हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके यार, मैं आज अपनी गलती से लेट हुआ हूँ। मुझे याद ही नहीं रहा था कि मेरी क्लास है। मैं कुछ काम में लगा हुआ था, बस काम करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था। जस्ट एक मतलब जैसे मैसेज देखा मैंने, तब मुझे याद आया कि अरे आज तो क्लास है अभी। तो ये क्लास बच्चों मेरी गलती की वजह से लेट हुई है, ठीक है। तो फिर मैं मिनिमम टाइम में लाइव आ गया। ओके सो आज बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे जो हमारा कल का रह गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा कल वाले पार्ट पे। तो मैंने क्या है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बच्चों बहुत वैरायटी होती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को एक दो दिन मुझे कराने पड़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, अभी मैं बच्चों पहले तुम्हें एक क्वेश्चन करवाता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, फिर मैं टॉर्क पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और इस तरीके से आगे बढ़ने देते हैं चीजों को, ठीक है। एक नहीं, दो क्वेश्चन करवाने मुझे तुम्हें ना। ओके सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है, मतलब टॉर्क तो पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो फिर हम अटक जाएंगे फिर ना यहीं पे। लेकिन उसका कुछ, इसके भी कुछ क्वेश्चंस करते रहने पड़ेंगे हमें ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉब्लम सॉल्विंग है बच्चों ना आज। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वन ऑफ माय फेवरेट वन। एक डिस्क है और वो भी है आधी, ठीक है। एक हाफ डिस्क है, ठीक है भाई। अब हाफ डिस्क कैसे बनाएंगे हम इसको? सो आपके सर के पास बहुत सारी टेक्निक है इसको आधा डिस्क बनाने की। गड़बड़ हो गई, टेक्निक काम नहीं आई। यस, लो जी, काम आ गई, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, हाफ डिस्क हो गई एक ना, हाफ यूनिफॉर्म हाफ डिस्क, यूनिफॉर्म हाफ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। अब आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है बच्चों। एक तो इस वाली एक्सिस के अबाउट, जिसको मैं बोलूंगा I1, ठीक है। एक बच्चों इसके सेंटर से पास होने वाली, दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली ये वाली एक्सिस, और इसमें भी बच्चों इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। इसको बोलूंगा मैं I2। ये एक्सिस बच्चों ऐसे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये वाली भी। तो आपको ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने हैं। फाइंड I1 एंड I2, ठीक है। तो दोनों का बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को बताना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास की एक्सिस के साथ डिस्टेंस में डिपेंड करता है। मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा ना एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अरे यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने तुम्हें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पॉइंट मास का कैसे डिफाइन किया था? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो एम जो है ना, जितना एक्सिस से दूर जाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ओके तो ये है बच्चों आपका पहला केस, जिसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आज के जो दो क्वेश्चंस कराने हैं उनमें बच्चों ये है पहला क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का।
एक बार जेई मेन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक क्वेश्चन आया बच्चों 2019 में, ठीक है। अब 2019 में क्वेश्चन आया जिसको मैं अभी आप लोगों को करवाऊंगा, वो भी जेई मेन में आया। बहुत ही टफ क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि बहुत टफ क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है अगर हमें उसकी ट्रिक पता हो, मतलब कोई शॉर्टकट हो अगर हमारे पास, है ना, तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन बच्चों जेई मेन 2019 में आया। अब 2019 में आया तो ऐसे क्वेश्चन पर तो भाई हमारा दिल आ गया। हमने बच्चों को बताया। अब उस 2019 के अगर हमारा कोई रोटेशन का कहीं पे कोई लेक्चर पड़ा हो ना यूट्यूब वगैरह पे, तो हमने वो क्वेश्चन करवाया और हमने बताया बच्चों को कि बच्चों ये जो है ना, इसमें ये वेरिएशन आगे आ सकता है। मैंने वेरिएशन बताया और बच्चों 2020 में वेरिएशन आ गया उसका। तो बहुत टफ क्वेश्चन जो बहुत इजी था, उसका वेरिएशन 2020 में आ गया। तो 2020 बड़ी खुशी हुई थी हमें इस चीज को जान के। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन आगे रिपीट हो सकते हैं। सर स्क्वायर के केस में डायगोनल एंड पैरेलल को साइड टू साइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा ना। स्क्वायर के केस में मैंने ये बताया था कि स्क्वायर के मतलब स्क्वायर शीट के केस में, तो स्क्वायर शीट के केस में क्या होता था कि शीट के प्लेन में सेंटर से पास होने वाली हर एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, ठीक है। शीट के प्लेन में सेंटर से पास होने वाली हर एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, ये बताया था मैंने। अच्छा, क्योंकि ये लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड हो रहे हैं, तो जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लेक्चर आप लोग जो है अटेंड कर सकते हो प्रेपजीत ऐप पे मात्र ₹1 में। प्रेपजीत ऐप पे कोर्स लॉन्च कर रखा है मैंने, और एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है जो 6 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। तो 6 अगस्त से स्टार्ट होने वाली टेस्ट सीरीज जहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे जेई मेन 2024 के लिए, वो बच्चे सारे के सारे जो है टेस्ट सीरीज को भी एनरोल कर सकते हैं मात्र ₹1 में, ठीक है। चलो भाई, कर लिया आप लोगों ने, इसको सॉल्व कर लिया। देखो बच्चों, ये I1 है ना, दिस इज इजी टू कैलकुलेट। I1 को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। I1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? I1 को कैलकुलेट अगर करना है ना बच्चों, तो तुम्हें बस यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे इसका आधा टुकड़ा अपनी तरफ से जोड़ देना है। इसका मास कितना है बच्चों? m के बराबर, रेडियस r के बराबर है। इस टुकड़े का भी मास कितना होगा? m के बराबर, रेडियस r के बराबर। अब मुझे ये बताओ कि इस वाली एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे या नहीं होंगे? ज्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ पे कबाड़ा ना हो, इसलिए हम अगले वाले पेज पे चल देते हैं, ठीक है। मतलब अच्छा नीट एंड क्लीन काम करना चाहिए बच्चों ना। नीट एंड क्लीन काम करोगे ना अगर तुम, तो तुम्हारा पढ़ने में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा काम करना, उससे सिस्टमेटिकनेस आएगी तुम्हारे अंदर, ठीक है। काम को तुम अच्छा करोगे, तुम्हें अपने काम से प्यार होगा, तो रिवीजन भी तुम्हारा अच्छा होगा, ठीक है। ओके, सो बच्चों इसका मास m है, रेडियस r है। इसका भी मास m है बच्चों, रेडियस r है। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पता करना है। अब एक बात बताओ मुझे, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है वैसा ही इसका है बच्चों। देखो, इससे मास को देखना है बच्चों ना। तुम देख रहे हो यहाँ पे जाके आगे जाके बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इधर भी देखो, ये आगे जाके बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब इस वाली एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आएगा या नहीं आएगा? दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों एक ही आएगा, ठीक है। ओके, अब ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता करोगे? देखो, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट बोलते हैं आईसीएम, ठीक है। तो आईसीएम आएगा बच्चों, इसका मास है 2m इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यही आएगा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी दोनों डिस्क का। इसको पैरेलली शिफ्ट करोगे बच्चों तो आई ड्यू टू कंप्लीट जो आएगा, कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट डिस्क की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे कितना आएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, 2m इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया, प्लस 2m इंटू आर का स्क्वायर, ये हो गया ना बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू कंप्लीट। तो आई ड्यू टू जो कंप्लीट आया ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी mr स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 3mr स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब
कंप्लीट वाला जो है ना बच्चों, उसमें दोनों डिस्क का कंट्रीब्यूशन है, तो आधी डिस्क की वजह से कितना आएगा, आधी की वजह से आएगा बच्चों कंप्लीट डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ठीक है, आधी की वजह से ये आएगा, तो आई ड्यू टू हाफ जो आएगा ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी 3/2 mr²। ठीक है, ऐसे करके बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जो फाइंड कर सकते हैं। तो ये पहले मैंने सेकंड वाला पार्ट सॉल्व किया है, तो ये बच्चों हमारा सेकंड वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो पहले हमने सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। ये होगा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ हाफ। तो इस वाली प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों ये होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ, इस वाले हाफ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस वाले हाफ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा क्या? हाँ भाई, इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का सेम है क्या? नहीं, इस केस में नहीं आएगा बच्चों। ये मास ज्यादा पास है और इस वाली डिस्क का मास दूर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन बराबर नहीं आएंगे। तो क्या मैं ये सेम टेक्निक जो है दो टुकड़ा जोड़ने वाली इस वाली एक्सिस के लिए लगा सकता हूं? नो, इस एक्सिस के लिए मैं नहीं लगा सकता। बट सर डायगोनल एंड पैरेलल साइड के, देखिए सुनिए, जैसा इस वाले पार्ट का मास डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वैसा ही इसके साथ इस वाले पार्ट का मास डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्टेंस पे जैसे तुम यहां से कुछ दूर गए तो ये वाला मास ऐसे फैला हुआ है, तो यहां पे भी वैसा ही है। ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में मास देखना है, इसके रेस्पेक्ट में मास, कि जैसे इसका मास आगे जाके बढ़ता जा रहा है वैसे इसका बढ़ रहा है और फिर ये हो जा रहा है। तो इस जगह खड़े होके इस एक्सिस के डिस्टेंस देखनी है मासेस की, तो इसके किसी भी मास का डिस्टेंस, तुमने यहाँ पे कोई एलिमेंट लिया, यहाँ पे सिमिलर एलिमेंट लिया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगी। ठीक है ना, इसका हर एक मास का एक तरीके से जिसका कोई भी पॉइंट ले लेना, जिस डिस्टेंस से वो पॉइंट होगा ना, वैसा ही एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा सेम डिस्टेंस पे। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि इसका कंट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इसका कंट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी सेम। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई आपको? लेकिन इसके केस में नहीं आएगा। देखो, इससे जब मासेस लिखोगे ना इसके, तो इसके मासेस का डिस्टेंस कम आएगा और इसके मासेस का डिस्टेंस यहां से ज्यादा आएगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों ज्यादा आएगा, इसका कम आएगा। तो यहां पर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो अब हम पिछले वाले पेज पे आ जाएंगे, जब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं। लेकिन बच्चों इस वाले पॉइंट के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकता हूं, इसे बोलेंगे हम आईसीएम। ये जो आएगा ना बच्चों, ये mr²/2 के बराबर ही आएगा। ये अभी भी mr²/2 के बराबर आएगा। देखो इस वाले पेज पे आ जाओ, ये आईसीएम क्या आया था? 2mr²/2। तो आधे का देखो, इसका इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन, इसके मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम तरीके का है। हाँ भाई, इसके मासेस की डिस्टेंस और इसके मासेस की डिस्टेंस सेम तरीके की है, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट इसका कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन सेम आएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ रहा है, इसका आधा कितना होगा? mr²/2। तो मतलब इस वाले का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो है ना, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास नहीं है। ये गलत लिखा है इस तरीके से ना, यहाँ पे इसको इस तरीके से मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास नहीं है, इसको मैं कुछ IO लिखूंगा। IO mr²/2 के बराबर आएगा नहीं आएगा बच्चों, ये बताओ मेरे को। डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, आधी डिस्क का, वो बच्चों यहां पे होता है। कितना होता है बच्चों? 4r/3π पे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहां पे होता है। क्या बच्चों मैं यहां का, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, क्या मैं डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं यहां से यहां तक? ये बहुत बड़ी गलती होगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कभी भी किसी भी एक्सिस को आप पैरेलली शिफ्ट करके नहीं बता सकते। आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम बच्चों तभी लगा सकते हो जब आपको सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो। आपको ये पता है तो आप पैरेलली इधर शिफ्ट कर सकते हो, आपको ये पता है तो आप पैरेलली इधर शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन आपको अगर यहां का पता है और आप बोलो वहां का सर मैं डायरेक्ट लिख दूं, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ये वाली बात समझ में आई आपको? मैं यहां से यहां डायरेक्ट नहीं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता। तो बच्चों फिर मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको? पहले मैं आईसीएम पता करूंगा। मैं ये कहूंगा कि आईसीएम
प्लस का m इंटू 4r/3 पाई, m इंटू 4r डिवाइड बाई 3 पाई का स्क्वायर, ये होना चाहिए I अबाउट O के बराबर। अरे पहले मैंने ICM मान लिया, पहले मैंने यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई, ठीक है। तो यहां से मेरे पास ICM कैलकुलेट होके आएगा बच्चों, mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस का 16 mr स्क्वायर डिवाइड बाई 9 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास ICM आ गया बच्चों। अब मैं यहां से यहां तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं, दिस डिस्टेंस इज r माइनस का 4r डिवाइड बाई 3 पाई, ठीक है। अब मैं लगा सकता हूं बच्चों I अबाउट I2 जो आएगा, I2 दैट कम्स आउट टू बी ICM प्लस का m इंटू r माइनस का 4r डिवाइड बाई 3 पाई का होल स्क्वायर। तो ICM की वैल्यू बच्चों mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस का 16 mr स्क्वायर डिवाइड बाई 9 पाई स्क्वायर प्लस का mr स्क्वायर 16 mr स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर माइनस का 8 mr स्क्वायर डिवाइड बाई 3 पाई, ठीक है। ये बच्चों इससे कट जाएगा एंड I2 कम्स आउट टू बी 3/2 mr स्क्वायर माइनस का 8 mr स्क्वायर डिवाइड बाई 3 पाई, ठीक है। कैलकुलेशन बच्चों एक बार चेक कर लेना, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। सेंटर ऑफ मास है हाफ डिस्क का, यस सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क बच्चों यहां पे नहीं होता, यहां नहीं होता। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस का अबाउट अगर पता है तो आप उसको पैरेलली किसी दूसरी एक्सिस का अबाउट शिफ्ट करके किसी एक्सिस का बता सकते हो, लेकिन आप कहीं भी नहीं लगा सकते कि अगर तुम्हें ये पता है तुम डायरेक्ट यहां से यहां तक mr स्क्वायर जोड़ दो, नहीं ये नहीं करते। सेंटर ऑफ मास ये पता है तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो। तो ये पता करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको मान लिया, पहले हमने यहां पे लगाया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये पता लग गया हमें, क्योंकि ये पता था हमें, ये पता लग गया, फिर इसको हमने उधर लगाया। ऐसे करके बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों इस टाइप से सॉल्व होता है फॉर द हाफ डिस्क। ठीक है बच्चों, ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अच्छा, अगर इस एक्सिस का अबाउट पूछा होता, सेम फंडा लगाएंगे, पहले हम इस एक्सिस का अबाउट आराम से पता कर लेंगे, फिर पैर सेंटर ऑफ मास के अबाउट, फिर इधर, ठीक है। तो मतलब इसमें वो पैरेलल वाली टेंजेंशियल एक्सिस का भी अपन जो है फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 टुडे, ठीक है भाई। चलो आज एक ही करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, हर दिन मैं एक एक क्वेश्चन कराता रहूंगा तब भी हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आज एक ही क्वेश्चन करेंगे, अगला अब टॉर्क स्टार्ट कर देते, नहीं तो बच्चों टॉपिक जो है ना आज का हमारा छूट जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉर्क। दो चीजें बच्चों मैं एक साथ डिफाइन करूंगा, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। टॉर्क या इसे बोलते हैं बच्चों मोमेंट ऑफ द फोर्स। ये मूवमेंट वर्ड जो है ना बच्चों, मैंने एक और बार डिफाइन किया था, मास का मूवमेंट, कहां, सेंटर ऑफ मास में। सबसे पहला लेक्चर याद करो, वहां हमने मास मूवमेंट पढ़ा था, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ द मास m इंटू आर वैक्टर करके जो लिखते थे, टॉर्क। बच्चों टॉर्क जो है दो तरीके से कैलकुलेट करने को बोला जाता है, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट और टॉर्क अबाउट अ एक्सिस, ठीक है। एक्सिस के अबाउट टॉर्क बच्चों, और पॉइंट के अबाउट टॉर्क है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो वाला मूवमेंट नहीं है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ मतलब इनर्शिया का वो मूवमेंट हो गया, ठीक है, ओके। एक मास मूवमेंट करके पढ़ा था हम लोगों ने ना, ओके। चलो चलिए भाई, सो हाँ मैं बता रहा था बच्चों टॉर्क के बारे में। टॉर्क बच्चों दो तरीके से कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा आपको ना, किसी पॉइंट के अबाउट या फिर किसी एक्सिस के अबाउट। एक्सिस के अबाउट टॉर्क सीखने के लिए आपको पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है।
तो किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आपको टॉर्क सीखा है बच्चों, तो आपको पहले पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कोई फोर्स है और उसका हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट अ पॉइंट ओ, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से ऑब्जर्वर होता है। तो टॉर्क ऑफ एफ वेक्टर अबाउट पॉइंट ओ। तो पहले बच्चों हम पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई पॉइंट हो गया बच्चों, ओ पॉइंट हो गया। आपने कहा कि एक फोर्स लगा हुआ था, मान लो इस जगह पे फोर्स ऐसे करके लगा हुआ था। जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ठीक है भाई। तो ओ वो पॉइंट है बच्चों जिसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है। ओ पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टू बी कैलकुलेटेड, पॉइंट अबाउट। अब देखो ये थ्योरी है, लेकिन बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, इसके चक्कर में ना वो पूरा टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं। वो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना टॉपिक की, कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट जो क्लियर ही नहीं हो पाता उनका कभी भी टॉर्क का, ठीक है। क्योंकि वो इन चीजों में ध्यान नहीं देना चाहते, और वो ऐसे ऐसे छोटी छोटी गलती करके आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने इन चीजों को ध्यान से नहीं सुना होता। कहते हैं अरे सर कुछ स्टाइलिश सा पढ़ाओ ना यार, कुछ डायग्राम बनाओ, क्वेश्चंस कराओ। नहीं, ये है बच्चों बेस। मैं अपने टाइम पे जब पढ़ता था, मैं भी मतलब क्वेश्चंस रॉड उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन फलाना ढिकाना, इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं भी बहुत इंटरेस्ट लेता था। मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया था। ये जो चीज है जिसकी उड़ी हुई होती है ना, उसकी रोटेशनल मोशन का पूरा बेस उड़ा हुआ होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं फालतू में मतलब पागल नहीं हूं जो मैं इनको इतना डिटेल में लिख रहा हूं, और इन लिखने में मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है थ्योरी पढ़ाने में। लेकिन दिस थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर मोर ओवर थियोरटिकल है, क्योंकि टॉर्क वगैरह के बारे में मैं समझाने के साथ साथ मैं सारे पॉइंट्स तुम्हें लिखा के भी चलूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें थियोरटिकल है, लेकिन इन चीजों को ना दिमाग में फिट जिस बच्चे ने कर लिया, वो जेई मेन में भी कराएगा क्वेश्चन को, जेई एडवांस के क्वेश्चन को भी करके आ जाएगा। उसे टॉर्क और इनकी जो रोटेशन की जो वो जो फील फैक्टर जो मिसिंग होता है ना, वो यहां से मिस होता है, स्टार्ट करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बच्चों को बहुत मजा आता है, वो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन उनको बहुत अच्छा लगता है, जो भी हमारे एडवांस वाले जो बच्चे होते हैं। लेकिन वो इस थ्योरी वाले पार्ट में आके क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं दिमाग और आंख दोनों खोल के बैठना। खोल मतलब खोल के मत बैठ जाना इधर, मतलब एकदम सब चीजों को ध्यान से सुनना कि सर एक एक लाइन जो बोल रहे हैं ना, उसकी कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंस है। एरोडो तक के क्वेश्चंस जो है ना बच्चों, इन्हीं लाइंस पे अटके पड़े रहते हैं और नहीं कर पाते बच्चे। तो इसलिए कह रहा हूं एक एक बात ध्यान से सुनना। वो कौन से बच्चों, पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टू बी कैलकुलेटेड। ये तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क कैलकुलेट करना चाहता हूं। टॉर्क इज टू बी कैलकुलेटेड, इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। वो पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हो। ए है बच्चों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। और यहां पे बच्चों एक डिफाइन करते हो तुम आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर क्या होता है, ये वाला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ठीक है। ये होता है आर वेक्टर। ये एफ वेक्टर हो गया बच्चों, ये आर वेक्टर हो गया। सो आर वेक्टर का क्या मतलब है बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ। जिस पॉइंट का अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है ना बच्चों, उससे पॉइंट को, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रखा है उस पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर जो होता है ना बच्चों, ये आर वेक्टर होता है। तो अब इसका टॉर्क कैसे डिफाइन होगा इस वाले फोर्स का अबाउट दिस पॉइंट ओ। टॉर्क बच्चों वेक्टर होता है, इस तरीके से उसको लिखते हैं हम जो है, एंड टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर होता है। ऐसे डिफाइन होता है बच्चों टॉर्क ना, टॉर्क को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो टॉर्क इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इस तरीके से हम टॉर्क को लिख देते हैं। अगर बच्चों मैं इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं, ये वाली लाइन ना, ये वाली, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं तो, और इस एंगल को मैं थीटा बोलता हूं, तो थीटा बच्चों जब दो वेक्टर को तुम टेल टू टेल रखते हो ना, तो इसकी टेल का आर वेक्टर की यहां पे, इसको यहां पे लेके जाकर रख दो टेल को, दोनों की टेल यहां पे होगी, तो आर वेक्टर इधर की तरफ, एफ वेक्टर इधर की तरफ। उनका जो छोटा वाला एंगल होता है उनके बीच का, उसे बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल यही होगा, ठीक है।
तो थीटा अगर एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर है, तो बच्चों जो टॉर्क आएगा ना ओके अबाउट दैट कम्स आउट टू बी आर इंटू एफ साइन थीटा एन कैप। अब ये एन कैप क्या है? एन कैप जो है बच्चों यूनिट वेक्टर है एक, जो कि यूनिट वेक्टर है। एन कैप के साथ बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों ना। तो एन कैप जो है ना बच्चों, एन कैप जो टॉर्क की डायरेक्शन देगा इज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर। एफ वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा आर वेक्टर एंड प्लेन कंटेनिंग आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। तो ये एन कैप जो होता है ना बच्चों, ये एफ के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जब आप दो वेक्टर्स का करते हो ना, तो उनका जो रिजल्ट आता है ना बच्चों, वो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, उन दोनों वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है। तो इस वाले फोर्स का जो टॉर्क आएगा ना बच्चों अबाउट द पॉइंट ओ, वो इस फोर्स के परपेंडिकुलर आएगा। फोर्स के परपेंडिकुलर बहुत सारी डायरेक्शन है, फोर्स के परपेंडिकुलर ये भी है, ये भी है, ये सब फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आएगा, मतलब आर और एफ को कंटेन करने वाला प्लेन, आर और एफ को कंटेन करने वाला प्लेन बच्चों यही है, ये सामने जो मुझे दिख रहा है, ठीक है ना, ये प्लेन, इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा टॉर्क। इस प्लेन के परपेंडिकुलर मेरे पास दो डायरेक्शन है, कौन कौन सी? ये जो इस बोर्ड का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर कौन कौन सी डायरेक्शन है बच्चों? ये बाहर वाली और एक अंदर वाली। तो बाहर की तरफ आएगा टॉर्क या अंदर की तरफ आएगा? टॉर्क बच्चों एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो टॉर्क अंदर की तरफ आएगा या बाहर की तरफ आएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? आर क्रॉस एफ करके। तो सबसे पहले आर वेक्टर की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की उंगलियों को करना, राइट हैंड, ठीक है, हथेली को रखना बच्चों जिस पॉइंट का वो टॉर्क कैलकुलेट करना है उस पे, आर वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करना, और छोटे वाले एंगल की तरफ से अपने उंगलियों को एफ की तरफ क्रॉस करना। आर को क्रॉस करना है एफ की तरफ, आर इधर की तरफ, एफ की तरफ क्रॉस करो, अंगूठा जो है आपको डायरेक्शन दे देगा टॉर्क की। तो इस वाले केस में टॉर्क आएगा अंदर की तरफ। तो मैंने तुम्हें बताया कि बस अंदर और बाहर में कंफ्यूजन रह गया था, तो बस अंगूठा तुम्हें बता देगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ, इसका जो टॉर्क आएगा बच्चों वो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। तो इन दिस केस एन कैप इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा क्या? एन कैप। इन दिस केस ये होता है बच्चों टॉर्क। टॉर्क को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, लिख लो बच्चों, जल्दी से कुछ नोट करना हो आप लोगों को, इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। एक मिनट बच्चों। चलो भाई, ठीक है।
यहां तक समझ में आया बच्चों? सो ये हो गया बच्चों टॉर्क के बारे में सारी की सारी बातें, ठीक है। अभी सारी नहीं हुई खत्म, अभी कुछ और बातें रह गई हैं एंड देन वी सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन दिस, ठीक है। ओके, तो जो टॉर्क आया ना बच्चों हमारे पास, टॉर्क अबाउट ओ जो आया, वो आया बच्चों हमारे पास आर एफ साइन थीटा एन कैप के बराबर। अब इसका अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे, तो इसको हम एफ इंटू आर साइन थीटा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज जो है ना बच्चों, आर साइन थीटा जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओ। ये क्या मतलब होता है बच्चों, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओ? बच्चों ये जो फोर्स लगाया है ना, अगर फोर्स वाली लाइन को तुम आगे एक्सटेंड कर दो, फोर्स वाली लाइन को तुमने आगे एक्सटेंड कर दिया, फोर्स वाली लाइन, इसे बोलते हैं बच्चों हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं इसको। और इस लाइन का ओ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये इसे हम बोलते हैं बच्चों आर परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहां पे आप ये देख पा रहे होगे, अगर ये एंगल थीटा के बराबर है तो ये भी थीटा के बराबर होगा, ये डिस्टेंस आर के बराबर है तो ये आर साइन थीटा के बराबर होगी, ठीक है। तो ये आर साइन थीटा के बराबर आ जाएगी बच्चों, क्लियर है? आर साइन थीटा के बराबर। तो ये आर साइन थीटा जो है ना बच्चों, ये आर परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो कई बार बच्चों टॉर्क फाइंड करने के लिए हम जो है फोर्स वाली लाइन को एक्सटेंड करते हैं और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल के हम जो है टॉर्क को पता कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक तरीका हो गया टॉर्क को पता करने का। दूसरा तरीका भी है बच्चों यहाँ पे, टॉर्क अबाउट ओ जो होता है ना, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर इंटू एफ साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों ना, आर इंटू एफ साइन थीटा। ये क्या होता है बच्चों, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स टू आर वेक्टर। जो आर वेक्टर है ना, उसके परपेंडिकुलर फोर्स का जो कंपोनेंट होता है ना बच्चों, हम उसको बोलते हैं एफ साइन थीटा। तो बच्चों जैसे यहां पे आ जाओ, यहां पे इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकते हैं हम, एक आर के परपेंडिकुलर और एक आर के अलोंग। क्या ये दोनों कंपोनेंट दो अलग अलग फोर्स की तरह काम करेंगे? ठीक है, ये एफ परपेंडिकुलर है बच्चों, विच इज एफ साइन थीटा, और ये एफ पैरेलल है बच्चों, विच इज एफ कॉस थीटा। तो बच्चों इस वाले फोर्स का जब तुम टॉर्क कैलकुलेट करोगे ना, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन यही होगी, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर। तो दिस फोर्स इनटू आर टॉर्क आ जाएगा। इस वाले कंपोनेंट का लाइन ऑफ एक्शन यही हो गया, ओ से पास हो रहा है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, 0। तो इस वाले कंपोनेंट की वजह से टॉर्क नहीं आएगा, इसकी वजह से टॉर्क आएगा। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई आपको? ये वाली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स टू आर वेक्टर, ये टॉर्क इस तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। नहीं, क्वेश्चन यहां पर नहीं करते, ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। देखते हैं कितने बच्चों को ये टॉपिक जो है समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज का, फाइंड दी टॉर्क ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू 3i कैप प्लस का 2k कैप acting at origin about point
0,1, 2, 0,1, 2। करो भाई इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। ये जेई मेन में आया हुआ था इस तरीके का एक क्वेश्चन ना, और आगे भी आ सकता है। मैंने आगाह किया था बच्चों को कि यार चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ए, पंचायत मत करो। बताइए भाई, टॉर्क जो है क्या आएगा? कर लिया? अब देखो भाई, थोड़ा सा अपने आंसर को लेके ऑनेस्ट रहिएगा, ठीक है? और ऑनेस्ट रहने के साथ साथ मेरे को आप लोग जो है ना बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट आंसर देना कि कितने लोगों ने गलत किया है, ठीक है? एंड दिस परसेंटेज शुड बी हायर देन 80%। मतलब ना 80-70% लोगों से ज्यादा लोग गलत करने चाहिए इस क्वेश्चन को, अकॉर्डिंग टू मी। 70-80% से ज्यादा लोगों को गलत होना चाहिए, ठीक है? 90 भी हो सकता है। आप लोग मुझे बताओगे कि सर आई वॉज वन ऑफ देम, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम जो है हम लोगों ने आंसर दिया है। आपने एक्सपेक्ट किया था कि गलत करोगे तुम, तो हमने सर गलत करके दिखाया है, ठीक है? तो इस तरीके का आंसर आप लोगों का आना चाहिए, ठीक है? ओके। देखो बच्चों, सबसे पहले यहां पे समझने की जरूरत है कि जो फोर्स है ना बच्चों, दैट इज एक्टिंग एट द ओरिजिन। मान लो कुछ ऐसे लग रहा है या कुछ भी, मतलब फोर्स का डायरेक्शन आप, अभी तो मैं तो एक रफ आइडिया दे रहा हूं आपको ना। तो ये मान लो फोर्स वेक्टर हो गया, और ये एक्ट कहां कर रहा है बच्चों? ओरिजिन पे। तो ओरिजिन हो गया बच्चों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और किस पॉइंट के अबाउट तुम्हें टॉर्क कैलकुलेट करना है? 1,2 मान लो, ये यहाँ पे कोई पॉइंट है, वो 0,1,2। ये इस प्लेन में नहीं है बच्चों, बाहर की तरफ निकला हुआ ये पॉइंट है, ठीक है? अब ये पॉइंट हमारा ओ का काम करेगा। यही बच्चों ने, बहुतों ने गलती कर दी होगी। आर वेक्टर बच्चों ऐसे नहीं, ऐसे डिफाइन होगा, क्योंकि फोर्स इज एक्टिंग एट ओरिजिन। ये गलती करते हैं बच्चे ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है। जो डेफिनेशन मैंने बताई ना, इन चीजों पे जिसने ध्यान नहीं दिया, जिसने, मैंने बोला था ना, यही उड़ा देता है क्वेश्चन को ना। तो अब इसमें जो आर वेक्टर आएगा ना बच्चों, दैट विल बी 0 माइनस का दैट, तो माइनस का जे कैप और माइनस का 2 के कैप, ये होगा बच्चों आर वेक्टर। कितने लोगों ने गलत किया भाई आर वेक्टर वाला? आर वेक्टर वाली गलती कितनों ने की है? एफ वेक्टर जो होगा बच्चों, दैट इज 3 i कैप प्लस का 2 के कैप। और टॉर्क वेक्टर जो आएगा ना, टॉर्क, दैट कम्स आउट टू बी बच्चों आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अच्छा, तुम्हें ये पता है इसको कैसे करते हैं बच्चों, इस क्रॉस प्रोडक्ट को? डिटर्मिनेंट, ठीक है ना? डिटर्मिनेंट बनाते हैं बच्चों, पहले लिखते हैं आई कैप, यहाँ पे लिखते हैं जे कैप, और यहाँ पे लिखते हैं बच्चों के कैप, ठीक है? अब पहले कौन आ रहा है? आर। तो आर का आई कैप में क्या है? 0, जे का क्या है? -1, के साथ क्या है बच्चों? -2। एफ, एफ में आई में क्या है? 3, जे में क्या है? 0, के में क्या है बच्चों? 2। तो टॉर्क वेक्टर जो आएगा ना बच्चों, इसका टॉर्क वेक्टर कम्स आउट टू बी, आई कैप पहले अलग कर लेना। अब इसको और इसको भूल जाओ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का इन दोनों का, तो ये आएगा -2 माइनस का 0। अब माइनस लगाओ बच्चों जे कैप, ठीक है? जे कैप में मतलब इसको और इसको भूल जाओ, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, माइनस का दिस, तो ये 0 माइनस का -6 प्लस का के कैप। के कैप में इसको और इसको भूल जाओ, 0 माइनस का -3,
ठीक है, ये आ जाएगा। तो टॉर्क वेक्टर जो आएगा ना बच्चों, जिस पॉइंट का अबाउट हमें पूछा है, वो माइनस का 2i कैप माइनस माइनस दिस माइनस का 6j कैप प्लस का 3k कैप। हाँ भाई, ये आंसर आएगा तो किसी का माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस का 3 प्रिंस का सही था। प्रिंस, तू मेरे से कभी पढ़ा हुआ है क्या? मतलब तूने ये कॉन्सेप्ट कहीं पढ़ा था क्या मेरे से पहले? चलो बढ़िया। बस मैं ये चाहता था कि क्या आप लोगों ने वो बात मेरी ध्यान से सुनी है कि व्हाट इज आर वेक्टर एंड व्हाट इज, मतलब टॉर्क का बेसिक आता है या नहीं आता है, वो मैं चेक करना चाहता था। ठीक है, और वो अब ध्यान रहेगा आर वेक्टर है क्या। आर वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर नहीं, आर वेक्टर जिस पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हो ना, उस पॉइंट पे जाके खड़े होना है और फिर तुम्हें क्या कर देना है, टॉर्क को लिखना है आर क्रॉस एफ करके। क्लियर है बच्चों? ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहीं पे बच्चों एक कॉन्सेप्ट और होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भी बच्चों सिमिलर टाइप का ही होता है कॉन्सेप्ट। मतलब ये भी किसी पॉइंट का अबाउट कैलकुलेट किया जाता है, ओ जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हो। सो दिस इज अ एम मास एंड व्हिच इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, दिस पार्टिकल इज मूविंग विद v वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है भाई, ऐसे करके मूव कर रहा है। दिस इज आर वेक्टर। अब मैं बार बार आर वेक्टर और उनको नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूं। सो आपको बच्चों एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है अबाउट पॉइंट ओ, एल ओ, ऐसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, एल वेक्टर, इसका मतलब है बच्चों एंगुलर मोमेंटम अबाउट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। ठीक है, ओ के अबाउट बच्चों मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो एंगुलर मोमेंटम बच्चों कैसे लिखूंगा मैं, ये आर क्रॉस पी वेक्टर होता है। पी वेक्टर क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, बेसिकली मूवमेंट ऑफ, जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ये मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है बच्चों ना, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट होता है ना बच्चों, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। तो एल ओ वेक्टर जो हो जाएगा ना बच्चों, वो तुम्हारे पास आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, एम तो बच्चों स्केलर है, तो ये तो बाहर भी आ जाएगा, तो ये एम आर क्रॉस वी के बराबर होता है बच्चों ना। ये भी बच्चों, इसकी भी डायरेक्शन आप सेम तरीके से पता करोगे। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो, एल अबाउट ओ को एम आर वी साइन थीटा एन कैप, तो तुम समझ गए होगे थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ओ वी वेक्टर, एन कैप is unit vector perpendicular to r vector, v vector and plane containing r vector and v vector। ठीक है, तो ये होता है बच्चों वही टॉर्क की तरह, डायरेक्शन इसकी भी अंदर की तरफ आएगी। ठीक है,
इसकी भी डायरेक्शन बच्चों अंदर की तरफ आएगी। और एम वी आर साइन थीटा के बराबर आप इसको लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, एल अबाउट ओ इज इक्वल टू एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी के बराबर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल अबाउट ओ इज इक्वल टू एम आर इंटू वी परपेंडिकुलर। ठीक है, आप इन दोनों तरीकों से इसको पता कर सकते हो। जैसे टॉर्क करते हैं ना बच्चों, सेम तरीके से आप इसकी वेलोसिटी को भी एक्सटेंड कर सकते हो, वेलोसिटी वाली लाइन को। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगी आर किसका काम करेगी, आर परपेंडिकुलर का, या वेलोसिटी के कंपोनेंट कर सकते हो आप लोग। तो जब भी ये v परपेंडिकुलर होगा बच्चों v साइन थीटा के बराबर, दिस एंगल इज थीटा, और ये v cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये r परपेंडिकुलर होगा बच्चों r साइन थीटा के बराबर। ठीक है, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। कोई सब कुछ सेम है, इसलिए बच्चों ज्यादा टेंशन इसमें होती नहीं है। ठीक है, इतना ज्यादा इसमें प्रॉब्लम बच्चों को होती नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। बच्चों ये फाइंड क्यों कर रहे हैं हम लोग ना, आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा, ये बॉक्स में कहीं जगह हो तो लिख लेना। आपको पता है बच्चों, एफ वेक्टर जो होता है किसी पार्टिकल पे, वो डीपी वेक्टर डिवाइड बाई dt के बराबर होता है। सिमिलरली टाउ वेक्टर जो होता है ना बच्चों, dl वेक्टर डिवाइड बाई dt के बराबर होता है। जो आपने उधर पढ़ा है ना बच्चों, एफ और पी में रिलेशन जैसा होता था, वैसे ही टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में सिमिलर टाइप का रिलेशन पाया जाता है। हाँ, टॉर्क और ये एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट होते हैं, तो आपको ये रिलेशन लिखने के लिए भी दोनों को एक ही पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, एंगुलर मोमेंटम क्यों डिफाइन करते हैं, ये वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों को। एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे ना, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क पे। ठीक है, इसमें ज्यादा परेशानी आई नहीं होगी तुम्हें ना समझने में, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके के थे। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क ऑन अ पार्टिकल, या मतलब एंगुलर मोमेंटम तो ऑन पार्टिकल हमने लिखना सीखा है। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन बच्चों ये है कि एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट कर दिया, मैं आपके चाहता हूं बेसिक्स आपके अगर अच्छे होंगे ना बच्चों, रोटेशन आपका अच्छा हो जाएगा। और रोटेशनल मोशन जिसका अच्छा होता है उसको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मेरा प्लान यही है कि आपका रोटेशन अच्छा हो जाए। ठीक है भाई, ये इस तरीके से पार्टिकल जाएगा। दिस इज द पॉइंट ओ। आपको बताना है बच्चों, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट एनी टाइम टी ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, और दूसरा पार्ट है बच्चों एंगुलर मोमेंटम अच्छा अबाउट ओ ओ पार्टिकल एट एनी टाइम टी अबाउट ओ। ओ के अबाउट बच्चों तुम्हें एंगुलर मोमेंटम भी बताना है। ठीक है, अच्छा इधर वाई एक्सिस मान लेना, इधर बच्चों आप एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेना, जिससे कि तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिखने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है,
एम मास का पार्टिकल है, वी वेलोसिटी, यू वेलोसिटी से आपने इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया था। बताओ बच्चों जल्दी से कैसे करेंगे दोनों को, एंगुलर मोमेंटम और करें भाई, डिस्कस करें। सो इस पे जो टॉर्क लग रहा होगा ना बच्चों किसी भी टाइम पे, तो सपोज करो पार्टिकल जो है बच्चों, मान लीजिए यहां है किसी टाइम पे ना, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा बच्चों, दैट फोर्स इज दी एमजी। एमजी फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? एमजी नीचे की तरफ लगेगा बच्चों, हर जगह पे एमजी लग रहा होगा, ठीक है, ऐसे करके एमजी फोर्स लग रहा होगा। टॉर्क लिखने के लिए वैसे तो बच्चों आपको ये आर वेक्टर चाहिए, ऐसे ना आर वेक्टर इस तरीके से, आर वेक्टर हमारा ये होगा, फोर्स वेक्टर नीचे की तरफ है। तो मैंने बताया था कि आर वेक्टर को थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये एंगल थीटा कहलाएगा इनके बीच का। तो आर क्रॉस एफ जो आएगा बच्चों, क्या वो आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ आएगा नहीं आएगा? तो इस पर जो टॉर्क लग रहा होगा बच्चों, टॉर्क अबाउट ओ जो होगा, क्या वो आर वेक्टर क्रॉस एमजी वेक्टर के बराबर आएगा बच्चों? अंदर की तरफ आएगा, मतलब माइनस का के कैप डायरेक्शन में। टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? तो अगर तुम्हें याद हो तो इसको एम जी इंटू आर परपेंडिकुलर माइनस का के कैप ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं बच्चों? आर परपेंडिकुलर क्या होता था? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स क्या है? ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों क्या ये होगा या नहीं होगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा ना किसी भी टाइम पे, ये यू कॉस थीटा इंटू टी के बराबर होगा किसी भी टाइम पे। तो ये जो आर परपेंडिकुलर है ना बच्चों, ये होगा। अब बच्चों यहां पर ला के रख दो, तो टॉर्क अबाउट ओ जो आ जाएगा ना किसी भी टाइम पे, वो आएगा बच्चों तुम्हारे पास माइनस का एम जी यू कॉस थीटा इंटू टी के कैप। बताओ भाई, ये किसी को भी समझ में आया हो तो मुझे बताओ। हाँ भाई, क्या ये टॉर्क फाइंड करना तुम लोगों को समझ में आया? टॉर्क ऑफ mg जो आएगा इस पार्टिकल के ऊपर, वो ये आएगा। क्या अभी भी नहीं आया? पक्का नहीं आया समझ में? अरे बताओ रे, नहीं समझ में आया क्या?
अब देखो बच्चों, अब इसका लिख रहा है मेरे को एंगुलर मोमेंटम एट एनी टाइम टी। एंगुलर मोमेंटम इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट। कैसे? इसकी जो वेलोसिटी आएगी ना बच्चों, इसके पाथ क्या लॉन्ग आएगी, उसके कंपोनेंट कंपोनेंट करना मतलब, लेकिन इट इज वेरी इजी टू राइट ऑल्सो। अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि टॉर्क जो होता है ना, वो डीएल वेक्टर डिवाइड बाई dt के बराबर होगा। टॉर्क की वैल्यू मेरे को पता है, तो डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस का एम जी यू कॉस थीटा इंटू टी डी टी, के कैप का इंटीग्रेशन। तो डेल्टा एल वेक्टर, अच्छा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था, तो एल वेक्टर एट एनी टाइम टी अबाउट ओ माइनस का एम जी यू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। करके देख लेना, यू विल गेट दिस रिजल्ट ओनली। तो इनका बच्चों आपस में भी जो रिलेशन है ना, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का आपस का जो रिश्ता है ना, उसको आपको समझने की जरूरत है। ये रिश्ता क्या कहलाता है टाइप का। ठीक है, तो टॉर्क अगर तुम्हें पता है तो उसके इंटीग्रेशन को करके आप एंगुलर मोमेंटम पता कर सकते हो। तो फोर्स और उनका रिलेशन पता है ना, अगर तुम्हें फोर्स और मोमेंटम का, तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का भी सिमिलर टाइप का रिलेशन आता है। दोनों एक ही पॉइंट के अबाउट फिर कैलकुलेट होने चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, ये वाला यहां से खत्म हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो फाइंड द टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क वाला हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों के, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है ना बच्चों, ये पढ़ा था हमने टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे बच्चों टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, अब हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। ठीक है भाई, एक्सिस का अबाउट टॉर्क कैसे पता करते हैं बच्चों? तो पॉइंट वाला तो हम लोगों ने सीख लिया, चलो पॉइंट का अबाउट तो टॉर्क कैसे डिफाइन हो जाता है। एक्सिस का अबाउट किसी का टॉर्क कैसे डिफाइन होगा? तो सपोज करो बच्चों ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट में टॉर्क कैलकुलेट करना चाहता हूं, और कोई फोर्स है बच्चों जो कहीं यहां पे ऐसे करके लग रहा है। ठीक है, ये कोई पॉइंट है और ये दोनों जरूरी नहीं एक प्लेन में हो बच्चों ना, लेकिन अब मैं 3D में कैसे बनाऊं इसको। तो ये एक फोर्स है बच्चों, इसके अबाउट मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, दिस इज द एक्सिस अबाउट विच टॉर्क इज टू बी कैलकुलेटेड। ये बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। तो बच्चों इसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? इसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है बच्चों, आप इस एक्सिस के ऊपर अपनी मर्जी से कोई भी एक पॉइंट ले लो। मान लो आपने ये वाला पॉइंट ले लिया, इसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लो। पॉइंट का अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना तो हमें आता है। तो आपने कहा कि अच्छा सर इस पॉइंट का अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना, मैंने कहा हाँ कर लो। तो इस पॉइंट से क्या करेंगे, मुझे आर वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। मैंने ठीक है, ठीक है। आपने मान लो इसके बाद टॉर्क कैलकुलेट किया, तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर, मान लो एफ वेक्टर ऐसा था, आर वेक्टर ऐसा आया, तो इन दोनों को आर क्रॉस एफ किया तुमने, तो मान लो टॉर्क की वैल्यू आ गई, टॉर्क आ गया बच्चों इधर की तरफ। ठीक है, टॉर्क किधर आ गया, अब इन दिस डायरेक्शन, तो टॉर्क अबाउट ओ इस डायरेक्शन में आ गया। तो अब इस टॉर्क का अलोंग दिस एक्सिस जो कंपोनेंट आएगा ना, इस टॉर्क का अलोंग दिस एक्सिस जो कंपोनेंट आएगा, वो बच्चों टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस कहलाएगा। कंपोनेंट ऑफ टाउ along the axis is called torque about axis। आप बोलोगे सर क्या बात बताई आपने,
कोई भी पॉइंट लेने के लिए तुम फ्री हो बच्चों, कोई भी जो तुम्हें सबसे बढ़िया पॉइंट लगे ना बच्चों, उसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करो और उसका कंपोनेंट करो टॉर्क का अलोंग द एक्सिस, वही बच्चों टॉर्क अलोंग द एक्सिस होगा। सो इसको अब हम लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क calculated about any point on the axis along the axis is torque about that axis। ये बात समझ में आई या नहीं आई आपने बच्चों? टॉर्क का वो डायरेक्शन कैसे आया, मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल लिया है कि सपोज करो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क ऐसा कुछ आया, जरूर थोड़ी वो हमेशा एक्सिस के अलोंग आए, तो उस टॉर्क का एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ना, दैट इज द टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस। टॉर्क किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है ना, पॉइंट के अबाउट तो कहीं भी आ सकता है। जैसे पिछले वाले केस में आ जाओ, तो जैसे इसमें जो टॉर्क आया ना बच्चों mg का, वो अंदर की तरफ आया, तो उस टॉर्क का तुमने ओ के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट किया। अब ओ पॉइंट एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, वाई पे भी लाई कर रहा है, जेड पे भी लाई कर रहा है, तो मतलब तुमने ओ के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट किया, तो तुमने तो पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया था, वो किधर आया अंदर की तरफ, तो उसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ कितना आएगा, जीरो। मतलब टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस क्या आएगा इस वाले फोर्स का mg का, जीरो। उसी अंदर वाले का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, जीरो। तो टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस क्या आएगा, जीरो। तो एक्स और वाई में टॉर्क जीरो आएगा, ओनली टॉर्क जेड एक्सिस के अलोंग आएगा। समझ गए? तो ओ ऐसा पॉइंट था जो तीनों एक्सिस पर लाई कर रहा था, तो हमें यहां से एक ही बार में तीनों एक्सिस के अलोंग को टॉर्क पता लग गए। तो हम कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, बस वो एक्सिस पे होना चाहिए। उस पॉइंट का वो टॉर्क कैलकुलेट कर लो, उसका एक्सिस के अलोंग, जिस भी एक्सिस में आप इंटरेस्टेड हो, इन दैट डायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी टॉर्क अलोंग दैट एक्सिस। समझ गए? तो ये मैंने जस्ट ऐसे ही लिया है इस तरीके से ना, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। अच्छा, इसमें बच्चों कुछ चीजें ध्यान रखना। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज जीरो, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज जीरो if number one, line of force intersect axis of rotation या axis, line of force is parallel to axis। बच्चों जब भी लाइन ऑफ फोर्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना, तो टॉर्क जीरो आएगा। लाइन ऑफ फोर्स जब भी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, टॉर्क जीरो आएगा। ठीक है? बाद बाकी केस में क्या होगा बच्चों? इफ नॉट द अबव केस, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल से बताता हूं बच्चों ना। जैसे दरवाजा होता है, दरवाजे वाला एग्जांपल सबसे परफेक्ट एग्जांपल होता है, ठीक है, टॉर्क को समझने के लिए। दरवाजे में एक एक्सिस पता है बच्चों तुम्हें कौन सी होती है, जहां पे दरवाजा हिंज हो रखा है, वर्टिकल, ठीक है ना। तो सपोज करो बच्चे यहाँ पे कोई अगले पेज पे दरवाजे वगैरह बनाते हैं, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज कराने की आपको कोशिश करते हैं। सो बच्चों यहाँ पे एक ये दरवाजा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने ऐसे क्लैम्प कर रखा है, यहाँ दीवार हो गई।
ठीक है भाई, ये एक दीवार हो गई। यहां पे बच्चों हमने इसको हिंज कर रखा है इस तरीके से ना, ठीक है, इसके अबाउट ही घूमते हैं। तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी बच्चों? दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। अब देखना, अगर मैं इसके एक पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं, इस वाले पॉइंट पे ऐसे, विल दिस डोर रोटेट? इस पॉइंट पे मैंने एक फोर्स लगाया बच्चों ना, ए वाले पॉइंट पे, क्या ये डोर रोटेट करेगा बच्चों? दिस फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो टॉर्क ऑफ F1 विल बी इक्वल टू 0 अबाउट द एक्सिस। आई बात समझ में? नहीं आई? क्यों होगा 0 बच्चों? इसके पीछे कोई कारण बता सकता है? अगर तुम इस एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लोगे, तुमने एक पॉइंट लिया O, तुमने यहां से आर वेक्टर डिफाइन किया, तो बच्चों इस O के अबाउट जो टॉर्क आएगा ना, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। एक्सिस इस प्लेन में ही है, मतलब टॉर्क इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा। उस टॉर्क का इस एक्सिस की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। देखो टॉर्क इधर आ रहा है, क्या टॉर्क का इधर कोई कंपोनेंट आएगा? नहीं, मतलब इस वाले पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आया, उसका एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट 0 है, तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क ही नहीं आएगा इसका। आई बात समझ में? नहीं आई? वो पॉइंट वाली कहानी, ठीक है। तो आप बोलोगे टॉर्क ऑफ F1 अबाउट एक्सिस इज इक्वल टू 0, फोर्स पैरेलल टू एक्सिस है। ठीक है बच्चों, आपने कहा सर बिल्कुल सही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। दूसरा फोर्स तुमने लगाया बच्चों दरवाजे पे ऐसे, क्या दरवाजा घूमेगा? हाँ भाई, दरवाजे के प्लेन में तुमने F2 लगाया, क्या दरवाजा घूमेगा? नो। दरवाजा घूमेगा क्या बच्चों इस वाले फोर्स से? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फोर्स वाली लाइन जो है ना बच्चों, इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। टॉर्क ऑफ F2 इन प्लेन ऑफ डोर इज 0, इंटरसेक्ट एक्सिस। ठीक है भाई, ये दोनों बात समझ में आ गई आपको? तीसरा केस ऐसे हो तिरछा, लेकिन ये भी बच्चों प्लेन में ही है, इसका भी टॉर्क जो है 0 आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्ट कर जाएगी लाइन ना। ठीक है, इन तीनों का तो टॉर्क नहीं आएगा, इंटरसेक्ट करने वाले केस थे, ये वाले थे। चौथा केस बच्चों, इफ अप्लाई अ फोर्स परपेंडिकुलर F4, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है बच्चों फोर्स ना, क्या दरवाजा घूमेगा? तुमने दरवाजे को यहां से पकड़ा, ऐसे खींच रहे हो, क्या दरवाजा घूमेगा बच्चों? यस, देयर विल बी टॉर्क। अब टॉर्क को लिखने का देखो बच्चों, तुम जो है ना, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इसमें स्मार्टनेस भी दिखाने के लिए बोल रहा हूं। अब तुम्हें ओ पॉइंट यहां पे नहीं मानोगे, तुम ओ पॉइंट यहां पे मानो, फिर इस वाले पॉइंट का इसका टॉर्क लिखो, टॉर्क आएगा आर क्रॉस एफ, फिर वो इधर की तरफ आए, फिर उसका कंपोनेंट करो, तो ज्यादा अच्छा रहता है कि ओ पॉइंट बच्चों यहां पे मत मानना। तुम बोलोगे फिर सर कोई और तरीका है क्या ओ पॉइंट मानने का? वैसे तो तुम इसके अबाउट भी टॉर्क कैलकुलेट करोगे ना, और फिर उसका एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट करोगे, इट विल बी सेम। ये तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया होगा इतना ना, इतना डिटेल में टॉर्क के बारे में ना, एक्सिस वाली कहानी, इस लेवल की क्लैरिटी कभी जिंदगी में तुम्हें किसी ने नहीं दी होगी। ठीक है ना, जो मैं दे रहा हूं तुम्हें ना। तो ये जो फोर्स है ना बच्चों, ये फोर्स जो है बाहर की तरफ, अब इसका टॉर्क लिखना है मुझे इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो बच्चों हम क्या करेंगे ना बच्चों, हम जो पॉइंट माना करेंगे ना, जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिखना पसंद करेंगे, जिससे हमें इजीली पता लग जाएगा, वो टॉर्क होगा बच्चों ये दो लाइन है जिनको स्क्यू लाइन बोलते हैं, स्क्यू। ठीक है ना,
इनका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ना बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस विच इज दिस, तो ये जब तुम उस वाले इनका जहां मिनिमम डिस्टेंस आ रहा होगा ना, वहां पे पॉइंट लेना बच्चों, वो पॉइंट यहां पे मानना, और ये कहलाएगा बच्चों आर मिनिमम या आर परपेंडिकुलर, या इसको लीवर आर्म बोलते हैं, लीवर आर्म बोलते हैं बच्चों ना, इसको लीवर आर्म बोलते हैं। तो इसके अबाउट इसका टॉर्क क्या आएगा, आर वेक्टर बच्चों ऐसा होगा, आर वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, फोर्स बाहर की तरफ है, ये आउटवर्ड है बच्चों ना, फोर्स आउटवर्ड है फोर्स, तो टॉर्क क्या आएगा बच्चों, आर क्रॉस एफ, आर उधर की तरफ, एफ बाहर की तरफ, क्रॉस करोगे टॉर्क आ जाएगा बच्चों नीचे की तरफ। इसका जो टॉर्क आएगा ना बच्चों, टॉर्क अबाउट वो F4 का नीचे की तरफ आ जाएगा। क्या मुझे इसका कंपोनेंट करने की जरूरत है एक्सिस के अलोंग, नहीं, ऑलरेडी एक्सिस के अलोंग ही आएगा ये हमेशा। तो बच्चों ये पॉइंट चूज करने से, ये जो दोनों के बीच में, दोनों लाइन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस, जैसे ये दो लाइन है, इनका मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, तो हमेशा देख लोगे कि मिनिमम डिस्टेंस जो है ना, कॉमन सेंस से आएगा ये, तो इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है ना बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस, उस मिनिमम डिस्टेंस पे आपको पॉइंट चूज करना है, और ये टॉर्क आ जाएगा बच्चों ना, टॉर्क अबाउट 4 जो आएगा, आर परपेंडिकुलर इनटू F4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, और यही एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है भाई, यही एक्सिस के अलोंग होगा। अब आप बोलोगे चलो ठीक है सर, मान लो कोई फोर्स प्लेन में नहीं है, लेकिन वो परपेंडिकुलर भी नहीं है, क्योंकि मैंने कैसे बनाया फोर्स, या तो इसके दरवाजे के प्लेन में बनाया या दरवाजे के परपेंडिकुलर बनाया। अब कोई फोर्स है जो कि प्लेन में नहीं है, दरवाजे और परपेंडिकुलर नहीं है, मान लो ऐसा तिरछा फोर्स होता है, यहाँ पे गैप है, इधर ना तिरछा हो, तो अब इसके बच्चों में क्या करूंगा, इसी जगह पे मान लो तिरछा फोर्स लग रहा हो, ऐसा ना लग के, ये तो हो गया बाहर की तरफ, इससे शायद ब्लैक वजह से ना दिख रहा हो, फोर्स बच्चों बाहर की तरफ नहीं है, तिरछा है ऐसा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक कंपोनेंट तो पैरेलल हो जाएगा, उसका टॉर्क आएगा नहीं, और दूसरा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना बच्चों, हम उसका टॉर्क लिख देंगे। तुमने कहा कि सर फोर्स ऐसा हो, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा उठा हुआ, तो हम उसका एक कंपोनेंट इधर कर लेंगे और एक कंपोनेंट इधर कर लेंगे। तो हमेशा बच्चों जो तुम्हारा फोर्स है किसी भी एंगल पे कैसा भी लगा हुआ हो, वो हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा, उसका एक कंपोनेंट या तो एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा या एक्सिस को कट कर देगा और दूसरा ऐसा बन जाया करेगा, and you will be able to find the torque in all the cases, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों एक्सिस की कहानी, सारी की सारी एक्सिस की कहानी, कैलाश सर की जुबानी, ठीक है, जवानी नहीं बोला मैंने, जुबानी, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से इसको। चलो भाई यहां तक समझ में आया, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, बस ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा मैं लेक्चर को, लेकिन इस क्वेश्चन को कराना बहुत जरूरी है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने तुम्हें पढ़ा दी आज, ठीक है। पता नहीं क्वेश्चन का नंबर क्या है इसका ना, चौथा होगा या पांचवा होगा। सो बच्चों अभी एमजी वाला नहीं करा रहे, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ सरफेस, इस रॉड को आपने यहाँ पे हिंज कर रखा है, एंड फ्यू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन दिस रॉड।
ठीक है, 10 न्यूटन 53 डिग्री, 5 न्यूटन 37 डिग्री, ये मिड पॉइंट है, लेंथ 2 मीटर के बराबर दे रखी है, और ये हिंज है, हिंज हिंज, ठीक है। फाइंड दी नेट टॉर्क ऑन रॉड अबाउट एक्सिस थ्रू हिंज, ठीक है। हिंज एक्सिस के अबाउट बच्चों नेट टॉर्क आप लोगों को पता करना है। बताओ भाई कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सिस बच्चों बाहर की तरफ है, ठीक है। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग मेरे को चाहिए। कृपया आप अगर मेरी जो ₹1 वाली जो दो, एक कोर्स और एक टेस्ट सीरीज मैंने जो लॉन्च की है, अगर आप उसको लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकें तो आपका अति आभार होगा। आभार तो अलग वर्ड होता है कि आभार प्रकट करता हूं। आभार प्रकट करना मतलब आभार, आभार तो वही हो गया ना, मतलब कि मेरे आपका बहुत बहुत आभार, एक भार जो आया है ना। चलो कोई ना, हाँ भाई। सो बच्चों तुम्हें देख पा रहे हो एक्सेस कैसी है यहाँ पे। तो इस एक्सेस पे आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते थे, लेकिन तुम हर मतलब आलतू फालतू के नहीं, तुम इस वाले पॉइंट को चूज करना है, इस जगह को। यहाँ पे क्या होगा बच्चों के, आप इस फोर्स के, इन फोर्सेस के कंपोनेंट कर लोगे। ये कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट बच्चों इधर आएगा। ये कंपोनेंट तो एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इसका भी कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। ओके, तो 10 sin 53 8 न्यूटन, 6 न्यूटन, cos 5 cos 37 4 न्यूटन, और ये बच्चों 3 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। 3 न्यूटन हो गया और ये 4 न्यूटन हो गया। 6 न्यूटन और 4 न्यूटन का तो टॉर्क 0 आएगा। तो टॉर्क अबाउट हिंज जो आएगा ना बच्चों, इसका आएगा, यहां देखो, यहां पे खड़े हो जाओ, यहां से आर वेक्टर इधर की तरफ, फोर्स वेक्टर नीचे की तरफ, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ। तो 8 इंटू 1 इंटू दी प्लेन ऑफ द पेपर, अंदर की तरफ, और उस 3 का आएगा बच्चों बाहर की तरफ, क्योंकि यहां से आर वेक्टर ये होगा, आर क्रॉस एफ करोगे बच्चों बाहर की तरफ आ जाएगा। तो अंदर की तरफ वाले को बच्चों नेगेटिव का, बाहर की तरफ वाले को 3 इंटू 2 इसको पॉजिटिव का। तो टॉर्क अबाउट हिंज जो आएगा 8 माइनस का 2 के कैप आएगा, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस मान लेना, इधर वाई मान लेना, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हो 2 न्यूटन मीटर इंटू दी
प्लेन ऑफ पेपर। तो बच्चों ये रॉड पता है यहां पर रखने के बाद ना कैसे रोटेट करेगी, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की तरफ। तो ये ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है ना, नीचे की तरफ जाएगी। ये आ गया बच्चों टॉर्क, ठीक है, टॉर्क अब दिस। चलो भाई, एक लेक्चर और लगेगा मुझे टॉर्क में थोड़ा सा तुम लोगों को होमवर्क देने लायक पहुंचने में, ठीक है। सो वी मीट टुमारो एंड वी डिस्कस द इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस, टॉर्क, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। बेसिकली ना जो आज होना था वो कल होगा, एक लेक्चर पीछे हो गए हम लोग ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चक्कर में। अब आपका जो आज का होमवर्क है बच्चों, होमवर्क जो होगा आपका, अब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला बच्चों तुम पहले पूरा कर लेना, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो 13 क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लो। 14th नंबर क्वेश्चन बच्चों, 15th नंबर क्वेश्चन, 16th नंबर क्वेश्चन, 16 तक बच्चों ये कंप्लीट करने हैं आपको ना। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अभी हुआ नहीं है, 16 तक हो गया। उसके बाद आ जाना बच्चों एक्सरसाइज में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इसमें नहीं है, ठीक है, कोई ना, मैं अभी करा रहा हूँ। अभी पहले क्या ना स्टार्टिंग में ना रोटेशन में काफी इनपुट देना होता है, तब जाके क्वेश्चंस वाली उसमें पहुंचते हैं। तो यही है बच्चों क्वेश्चंस ना 16 तक, 16 तक कंप्लीट करके रखो तुम लोग ना, कल डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। आई नीड सम मोर टाइम। कल क्या है, आज आज है बच्चों थर्सडे, कल फ्राइडे। मैं चाहता हूं कि सैटरडे तक एक अच्छा खासा टॉपिक हम कवर कर लें और उसके बाद में आपको होमवर्क जो है मंडे को डिस्कस करें, ठीक है। तो सैटरडे तक मैं कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराऊं आपको, इसको थोड़ा सा टॉपिक को खींच दें पहले, एंड देन वी डिस्कस ऑन मंडे। तो मंडे को होगा बच्चों डिस्कशन ना आपका, अगले 2 दिन मैं आप लोगों को ढेर सारा पढ़ाने वाला हूं अभी, ठीक है। चलो बच्चों।